हाय बच्चों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर किया हूँ, तो जो कल एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, लोगों की स्वच्छता सीमित, औसत साक्षरता दर, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? निम्नलिखित पड़ोसी देश में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवार के प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये हैं, तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? तो इसका आय हम निकालेंगे। तो एक देश में है 4 परिवार, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 5,000। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले 5,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा? आ जाएगा 20,000। और कितना, और 3 परिवारों की आय दी हुई है 4,000 और 7,000 और 3,000। इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14,000। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 20,000 में 14,000 को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा जो बच जाएगा 6,000। कितना बच जाएगा? 6,000। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6,000। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 6,000। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विकसित देश, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? तो भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? वो है बिहार, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? निम्न में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति आय, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है? राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश में उन्नति का महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचांक का संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसका जो मानव विकास सूचांक का संक्षिप्त नाम है वो है HDI। क्या है? HDI, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1,000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की अनुपात दर क्या कहलाती है? शिशु मृत्यु दर कहलाती है। क्या कहलाती है? शिशु मृत्यु दर कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में जन्म के समय संभावित आयु क्या थी? मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में जन्म के समय संभावित आयु क्या थी? तो वो थी 68.8 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का मानव विकास रैंकिंग क्या है? तो इसका जो रैंकिंग है वो है 130, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीवन स्तर में सुधार, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किस क्षेत्र में सर्वाधिक श्रमिक कार्यरत हैं? किस क्षेत्र में सर्वाधिक श्रमिक कार्यरत हैं? तो वो है प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छिपी हुई बेरोजगारी अधिकतर किस क्षेत्र में पाई जाती है? छिपी हुई बेरोजगारी अधिकतर किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो है कृषि क्षेत्र। यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र में से संबंधित है? कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? वो है भवनों का निर्माण। कौन सा है? भवनों का निर्माण। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक वर्ग किस क्षेत्र से संबंधित है? अध्यापक वर्ग किस क्षेत्र से संबंधित है? वो है तृतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? तृतीय क्षेत्र। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? तो वो है 2005 में लागू किया। यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कार्य क्षेत्र में श्रमिक कार्य सुरक्षा एवं आनंद उठाते हैं? किस कार्य क्षेत्र में श्रमिक कार्य सुरक्षा का आनंद उठाते हैं? तो उसका जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा संगठित क्षेत्र। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? इनमें से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो वो है रेलवे, डाकघर, BSNL, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, व्यापारिक बैंक का क्या कार्य है? व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शाखा निर्माण, जमा स्वीकार करना, ऋण देना, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋण के अनियमित स्रोत कौन कौन हैं? ऋण के अनियमित स्रोत कौन कौन हैं? व्यापारी तथा साहूकार, बैंक तथा संबंधी, साहूकार तथा बैंक, सहकारी संस्थाएं तथा बैंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यापारी तथा साहूकार। यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के समस्त व्यापारिक बैंकों की कार्यप्रणाली के निरीक्षण का कार्य कौन करता है? भारत के समस्त व्यापारिक बैंकों की कार्यप्रणाली के निरीक्षण का कार्य कौन करता है? तो वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करेंसी मुद्रा का कौन सा रूप है? करेंसी मुद्रा का कौन सा रूप है? तो उसका जो रूप है वो है आधुनिक। यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा में सम्मिलित होते हैं। मुद्रा में कौन सम्मिलित होते हैं? सिक्के, कागज के नोट तथा वस्तुएं और सेवाएं, कागज के नोट, सिक्के तथा मांग पूंजी, कागज के नोट, चेक तथा बैंक पूंजी, सावधि जमा पूंजी, कागज के नोट तथा संचार में मुद्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कागज के नोट में सिक्के तथा मांग जमा पूंजी। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? वो कहलाती है पत्र मुद्रा। यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो उसका जो प्रमुख स्रोत है वो ऋण। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सदस्यों द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकार निर्णय लिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है, बैंक निम्नलिखित में से किस खाते पर अधिक ब्याज दर प्रदान करते हैं? बैंक किस खाते पर अधिक ब्याज दर प्रदान करते हैं? तो वो है लंबी अवधि के लिए सावधि जमा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस सरकार संगठन ने भारत में सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी किए? किस सरकारी संगठन ने भारत में सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी किए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? तो किस उपयोग में बढ़ता जा रहा है? प्लास्टिक मनी। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक मनी। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट साख इनमें समझौते किसके बीच होता है? क्रेडिट साख इनमें समझौते किनके बीच होता है? तो ऋणदाता और उधारकर्ता, उपभोक्ता और निर्माता, सरकार और करदाता, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऋणदाता और उधारकर्ता। यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिक्कों
में प्रयोग से पहले निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। सिक्कों में प्रयोग से पहले निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो अनाज, खेत, मकान, दुकान। तो जो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाज। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीर परिवारों के लिए साख का कौन सा मुख्य स्रोत है। अमीर परिवारों के लिए साख का कौन सा प्रमुख स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक क्षेत्र। औपचारिक क्षेत्र यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा औपचारिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कुल जमा का वह हिस्सा जो एक बैंक में अपने पास नकद में रखता है। कुल जमा का वह हिस्सा जो एक बैंक में अपने पास नकद रखता है वो है एक छोटा अनुपात यानी ऑप्शन नंबर बी एक छोटा अनुपात। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धन के आधुनिक रूप हैं मुद्रा, डिमांड डिपॉजिट, प्लास्टिक मनी, सभी। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा सभी यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है। वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई। वो हुई 1969 ईस्वी में यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में साहूकार उधार राशि पर ब्याज लेता है। बहुत अधिक, सामान्य, बहुत कम, कुछ नहीं। तो बहुत अधिक ब्याज लेता है यानी ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक किसे ऋण नहीं देते। छोटे किसानों को, हाशियों के किसानों को, उद्योग को, बिना कोई उचित दस्तावेज के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिना कोई उचित दस्तावेज के यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। वो हुई 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई 1 अप्रैल 1935 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ। वो है कृषि क्षेत्र यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना कहलाता है। क्या कहलाता है। वैश्वीकरण यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वैश्वीकरण। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। क्या पहुंचाई है। विकसित देशों, ऑप्शन देख लेते हैं, सभी लोगों को, विकसित देशों के लोगों को, विकासशील देशों के श्रमिकों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकसित देशों के लोगों को यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण और इसकी निराशा पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ स्टीग्लिट्ज़ यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेलीकम्युनिकेशन का भाग इनमें से कौन है। टेलीग्राम, टेलीफोन, फैक्स, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना है। तो अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना है। तो वो है 1% यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में फोर्ड मोटर कंपनी कब आई। वो आई 1995 ईस्वी में यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार में मदद की। ऑप्शन है विकासशील देशों के श्रमिकों के जीवन स्तर, विकसित देशों के लोगों के जीवन स्तर, सभी देशों के सभी लोगों के जीवन स्तर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकसित देशों के लोगों के जीवन स्तर यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकसित देशों के लोगों के जीवन स्तर। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने प्रोत्साहित किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूंजी प्रवाह यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पूंजी प्रवाह। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण की शुरुआत किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया। वित्त मंत्री द्वारा शुरू किया गया। तो वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है।
वो देखा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। देशों के बीच वस्तुओं सेवाओं और लोगों का, देशों के बीच वस्तुओं सेवाओं और निवेश का, देशों के बीच वस्तुओं निवेश और लोगों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देशों के बीच वस्तुओं सेवाओं और निवेश का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ हुआ तो हुआ 1960 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम का पारित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम का पारित किया गया तो वो किया गया अक्टूबर 2005 को, यानी अक्टूबर 2005 को पारित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता हेतु किस निशान का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता हेतु किस निशान का प्रयोग किया जाता है, वो है एक मार्क, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, एमआरपी का पूर्ण अर्थ क्या है। एमआरपी का पूर्ण अर्थ क्या है, वो है अधिकतम खुदरा मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम सी कोपरा कब बनाया गया। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कोपरा कब बनाया गया 1986 में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 24 दिसंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, जिला स्तर की अदालतों में कितनी राशि तक के मुकदमों की सुनवाई होती है। जिला स्तर में अदालतों में कितनी राशि तक के मुकदमों की सुनवाई होती है, वो होती है 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 20 लाख रुपए। ये रहा हमारा प्रश्न, एक मेडिकल शॉप ने रमेश को एक्सपायरी डेट की दवा बेच दी, जिसके तहत वह उपभोक्ता अदालत में संपर्क कर सकता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, एक मेडिकल शॉप ने रमेश को एक्सपायरी डेट की दवा बेच दी, जिसके तहत वह उपभोक्ता अदालत में संपर्क कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल कर सकता है, वो सुरक्षा का अधिकार है, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, सामान खरीदने समय हमें क्या प्राप्त करना है। सामान खरीदते समय हमें क्या प्राप्त करना है, गारंटी कार्ड, रसीद, वारंटी कार्ड, उपरोक्त तीनों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी हमें तीनों खरीदना, मतलब तीनों लेना चाहिए सामान लेते समय, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न, जागो ग्राहक जागो एक नारा है। उपभोक्ता जागरण, कृषि जागरण, व्यवसाय जागरण, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता जागरण, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के गुण का, निर्माण सामग्री का, मात्रा का, उपरोक्त तीनों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी उपरोक्त तीनों, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से असंतुष्ट उपभोक्ता आदेश के कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है, 30 दिनों में कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा प्रश्न, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम किस देश में हुई। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम किस देश में हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। कितना लगता है, 50, 10, 70 शुल्क नहीं लगता है, यानी ऑप्शन नंबर डी कोई पैसा नहीं लगता है। फिर अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसमें किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को किसी अन्य पदार्थ की मिलावट में के माध्यम से कम किया जाता है। मिलावट ए और बी दोनों पदार्थों का मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिलावट। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बाजार में उपभोक्ता का शोषण किन रूपों में होता है। अनुचित व्यापार, शुल्कों का जोड़, कम वजन, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी सभी तरीकों से होता है, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन, क्या बिल प्राप्त करना उपभोक्ता का अधिकार है। हाँ, कोई नहीं, उपरोक्त दोनों। तो हाँ, हमें अधिकार है, हमें बिल प्राप्त करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण में क्या नहीं आता है। उपभोक्ता संरक्षण में क्या नहीं आता है, काला बाजार, अधिक मूल्य वसूलना, मिलावट, कम मूल्य वसूलना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है कम मूल्य वसूलना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ये रहा अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सामग्री के मानक निर्धारक संस्था की स्थापना कब हुई।
तो उसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, हॉलमार्क लोगो को किस वस्तु पर लगाया जाता है? हॉलमार्क लोगो किस वस्तु के पर लगाया जाता है? सोने का आभूषण, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोने का आभूषण। फिर हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मानकीकरण प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता? तो कौन नहीं करता है? कोपरा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कोपरा। ये अगला प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कौन शिकायत कर सकता है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कौन शिकायत कर सकता है? उपभोक्ता, विदेशी व्यक्ति, विक्रेता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है, क्या उपभोक्ता को आयोग में अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील की आवश्यकता है? नहीं, शायद, हाँ, इनमें से कोई नहीं। हाँ, सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है? निम्नलिखित में से कौन सी उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है? पंचायत आयोग, राज्य आयोग, नगर पंचायत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य आयोग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न, हमारे देश में कितने उपभोक्ता संगठन है? हमारे देश में कितने उपभोक्ता संगठन है? 700 अधिक, 300 कम, 500 से अधिक, 400 से कम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 700 अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता आंदोलन से क्या अभिप्राय है? उपभोक्ता आंदोलन से क्या अभिप्राय है? समझदार उपभोक्ता के रूप में जागरूक होना, नई दिशा प्रदान करना, सक्रिय भागीदारी या सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए किन बातों की आवश्यकता होती है? जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए किन बातों की आवश्यकता होती है? सक्षम होना, विज्ञान व सचेत, निपुणता, उपयोग, सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत आता है? डाक सेवाएं, वॉशिंग मशीन के बिक्री के बाद सेवाएं, मोबाइल सेवाएं, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डाक सेवाएं, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न, पैकेट पर दी गई जानकारी किस प्रकार की होती है? पैकेट पर दी गई जानकारी किस प्रकार की होती है? निर्माण की तिथि, मूल्य, एक्सपायरी डेट या सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार क्या है? उपभोक्ता अधिकार क्या है? अपने अधिकार अपने अधिकार प्राप्त करना, अन्याय को रोकना, सुरक्षा, व्यापारियों की मनमानी को रोकना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपने अधिकार प्राप्त करना, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।